हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो सुपर टेट के लिए हमारी यहाँ पे सभी क्लासेस चल रही हैं। इसमें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो आपका जीवन कौशल है। इसको जीवन कौशल आपका सुपर टेट के एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से समझ के चलना है। तो जीवन कौशल में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं अभिप्रेरणा को, मोटिवेशन को यहाँ पे हम पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको व्यावसायिक आचरण एवं नीति को पढ़ाया था। उससे पहले मैंने आपको जीवन कौशल के बारे में समझाया था। तो यह हमारी यहाँ पे तीसरी वीडियो हो जाती है। तो यहाँ पे हम अभिप्रेरणा को पढ़ेंगे। तो हम मात्र 5 से 6 वीडियो में जीवन कौशल को कंप्लीट कर लेंगे। और वीडियो आपकी ज़्यादा लंबी नहीं है, मात्र आपकी 15-15 मिनट की हो जाती हैं। यानी कि आप 5-6 वीडियो में यानी 1 घंटे की वीडियो में यानी कि 1 घंटे में आप कंप्लीट अपने जीवन कौशल को यहाँ पे पढ़ लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको यूपी टेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करा रही हूँ। तो आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे 2011 से लेकर 2021 तक के यहाँ पे जो आपका री एग्जाम भी हुआ था उसको भी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कराऊंगी। तो आपको क्या करना है कि जो आपका यूपी टेट है उसमें आपको अच्छे से अच्छा स्कोर करना है। तो आप यहाँ पे 3 सब्जेक्ट पर अच्छे से फोकस कीजिएगा यूपी टेट में। बाकी के आपके 2 सब्जेक्ट बचते हैं, 2 सब्जेक्ट आपके 60 मार्क्स के होते हैं, तो आप अंदाज से भी लगा करके आ सकते हैं। तो 20 से 25 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं, आप थोड़ा भी उसमें मेहनत कर लेंगे तो। लेकिन आपको यहाँ पे इन तीनों सब्जेक्ट पर अच्छे से फोकस करना है। यह तीनों सब्जेक्ट आपके 90 मार्क्स के हो जाते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अगर जनरल में हैं तो आपको यहाँ पे 90 नंबर लाना होता है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। और यूपी टेट की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे 90 नंबर लाना होता है। और अगर ओबीसी SC ST अदर आप कैंडिडेट हैं तो आपको 82 नंबर लाना होता है। ठीक, सुपर टेट की मैं यहाँ पे बात करूँ तो यह सुपर टेट आपका 150 मार्क्स का आता है। और 150 ही इस एग्ज़ाम के लिए मिनट मिलती हैं, और इसमें भी कोई भी नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो यहाँ पे हम जीवन कौशल को पढ़ रहे हैं, यह आपका 10 मार्क्स का आता है। इसमें हम अभिप्रेरणा को समझेंगे। तो यहाँ पे समझते हैं अभिप्रेरणा का अर्थ क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभिप्रेरणा की मैं बात करूं, मोटिवेशन की बात करूं तो क्या होता है कि किसी भी कार्य को प्रारंभ करने यानी कि किसी भी काम की शुरुआत करने और उसको जारी रखने अथवा नियंत्रित करने की प्रक्रिया आपकी मोटिवेशन कहलाती है। यहाँ तक बात समझ में आई आपकी। मोटिवेशन होता क्या है कि हम किसी भी काम को करते हैं, उसको प्रारंभ करते हैं और उसी तरीके से उसको जारी रखते हैं उस काम को, और नियंत्रित करने की प्रक्रिया आपकी मोटिवेशन कहलाती है, अभिप्रेरणा कहलाती है। यहाँ पे आपके यह एक थॉमसन है, इनके अनुसार कहना है, वैज्ञानिक हैं। तो इन्होंने कहा है अभिप्रेरणा के बारे में कि प्रेरणा विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करने की कला है। अभिप्रेरणा क्या है? विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है। एक ऐसी रुचि जो या तो छात्र में है या फिर है ही नहीं, या रुचि का उसे अभाव ही नहीं है। अभिप्रेरणा थॉमसन के अनुसार क्या है कि प्रेरणा विद्यार्थी में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है। बिल्कुल बात सही है। विद्यार्थी में क्या उत्पन्न करती है? विद्यार्थी में रुचि उत्पन्न करती है। और ऐसी रुचि या तो छात्र में है ही नहीं, या इस रुचि का उसे अभाव ही नहीं है, ऐसी वहाँ पे विद्यार्थी के अंदर रुचि उत्पन्न करती है। आगे बात करते हैं स्किनर के अनुसार क्या कहना है। स्किनर के अनुसार कहना है कि प्रेरणा सीखने का एक क्या है? राजमार्ग है। अभिप्रेरणा क्या है? सीखने का राजमार्ग है। हम अभिप्रेरणा के द्वारा चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। आपने समझ लिया अभिप्रेरणा होती क्या है। तो अभिप्रेरणा का मतलब होता है किसी भी काम को जारी करने, शुरुआत करने और उसी काम को नियंत्रित करने की जो प्रक्रिया है वही आपकी मोटिवेशन कहलाती है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं अभिप्रेरणा के प्रकार के बारे में, कि जो अभिप्रेरणा की अवधारणाएं होती हैं, यह कितने प्रकार की अभिप्रेरणा होती है। तो अभिप्रेरणा आपकी 2 प्रकार की
हो जाती है। अभिप्रेरणा आपकी दो प्रकार की हो जाती है। पहली होती है आपकी आंतरिक, दूसरी होती है आपकी बाह्य। ठीक, आंतरिक अभिप्रेरणा आपकी होती है, दूसरी होती है बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक का मतलब होता है बच्चा खुद के अंदर से मोटिवेट है, और बाह्य अभिप्रेरणा की मैं बात करूं तो बाहरी चीज़ों से वह मोटिवेट होता है। यानी कि बच्चे को जैसे हम पुरस्कार देते हैं तो यह चीज़ें बच्चे को, यानी तुम इस परीक्षा में पास हो जाएंगे तो हम तुम्हारे लिए एक स्कूटी ला कर देंगे या कुछ भी आप उस बच्चे को पुरस्कार देंगे, तो यह आपकी बाह्य अभिप्रेरणा हो जाती है। और आंतरिक का मतलब है कि बच्चा अंदर से, खुद के अंदर से मोटिवेट है कि हाँ मुझको ये चीज़ करनी है तो करनी है। ठीक, यह अभिप्रेरणा आपकी दो प्रकार की हो जाती है, आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा। चलिए आंतरिक अभिप्रेरणा को थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा एक प्राकृतिक प्रेरक प्रवृत्ति है जो आंतरिक रूप से प्रेरित हुए छात्रों की ही क्षमताओं में वृद्धि होगी, जिससे जिससे उनके कौशल में क्या होगा, सुधार होगा। इतना आपको ध्यान रखना है। आंतरिक अभिप्रेरणा एक प्राकृतिक प्रेरक प्रवृत्ति है, आंतरिक रूप से प्रेरित हुए छात्रों को ही क्षमताओं में वृद्धि होगी, जिससे उनके कौशल में क्या होगा, सुधार होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बाह्य अभिप्रेरणा की। तो बाह्य अभिप्रेरणा मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया कि आंतरिक क्या होती है। बच्चा यहाँ पे सिंपल सी बात है, खुद के अंदर से मोटिवेट होता है, खुद बच्चा अंदर से मोटिवेट होता है, वही आपकी आंतरिक होती है। बाहर की चीज़ों से मोटिवेट होता है, वह आपकी बाह्य अभिप्रेरणा होती है। यहाँ पे आपको दे रखा है कि बाह्य अभिप्रेरणा वांछित परिणाम प्राप्त करने के क्रम में एक गतिविधि का प्रदर्शन करने के लिए संदर्भित करती है, और आंतरिक अभिप्रेरणा के विपरीत है, वह आपकी बाह्य अभिप्रेरणा कहलाती है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि छात्रों में अभिप्रेरणा की विधियों के बारे में, कि अभिप्रेरणा की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। तो सबसे पहले आती है आपकी प्रोत्साहन सिद्धांत। अभिप्रेरणा की विधियों के बारे में पढ़ते हैं तो तीन हो जाते हैं, इन तीनों के बारे में यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका प्रोत्साहन सिद्धांत, यानी कि पुरस्कार छात्रों को प्रेरित करने की एक प्रमुख विधि है। अच्छे कार्यों हेतु पुरस्कृत किए जाने से छात्र सदैव अच्छा कार्य करने हेतु प्रेरित होंगे। इतना आपको ध्यान रखना है। जो आपका प्रोत्साहन होता है, बच्चे को हम बाहरी कुछ देते हैं, पुरस्कार देते हैं, तो बच्चा है, छात्र है, आपका अंदर से मोटिवेट हो जाता है, यानी कि बच्चा है वह प्रेरित हो जाता है, खुश हो जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है। दूसरी आती है दंड की विधि, यानी कि गलत कार्यों के लिए छात्रों को दंड की व्यवस्था करनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि दंड उतना ही दिया जाना चाहिए जितनी छात्र ने गलती की हो, यानी कि छात्र को ज़्यादा दंड नहीं देना चाहिए। जितनी अगर छात्र ने गलती की है उतना ही छात्र को दंड दिया जाना चाहिए, ज़्यादा दंड देना भी सही नहीं है एक छात्र के लिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आता है थर्ड पॉइंट आपका, कि छात्रों में लीडरशिप के अनुभव का विकास करना। कैसे अनुभव का विकास करना, लीडरशिप अनुभव का विकास करना। यहाँ पे आपको दे रखा है कि हर छात्र को अपनी बात रखने, सवाल पूछने का मौका मिलने से वह पाठ्यक्रम के प्रति अभिप्रेरित रहेंगे और उनमें नेतृत्व की भावना का क्या होगा, विकास होगा। छात्र में नेतृत्व की भावना का विकास होगा। अपनी बात को रखने के लिए छात्र के जो सवाल हैं उनको पूछने के लिए मौका दिया जाना चाहिए। यही बात आपकी यहाँ पे लीडरशिप कहलाती है। तो छात्रों में लीडरशिप का अनुभव का विकास करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट दे रखे हैं अभिप्रेरणा से संबंधित। तो छात्रों के स्तर के अनुरूप चुनौती रखना, उनको समाधान खोजने हेतु सकारात्मक प्रतिस्पर्धा का अवसर देना। छात्रों को, यानी कि छात्र में प्रतिस्पर्धात्मक चुनौतियों का बच्चों को हम अवसर देंगे, यह बात आपकी यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव हो जाती है। ठीक, और समस्याओं का क्या करेंगे, समाधान खोजने के लिए छात्रों को उनकी प्रगति के बारे में व्यक्तिगत फीडबैक देना। हम बच्चे को क्या देंगे, फीडबैक देंगे। ठीक, छात्र को ऐसे असाइनमेंट देना जो उनकी रुचि से मेल खाती हों, यानी कि छात्र को हम ऐसे ऐसे असाइनमेंट्स देंगे जो बच्चे में रुचि उत्पन्न करें, बच्चे को उस असाइनमेंट्स में रुचि हो, और भी ज़्यादा बच्चा है उसको करने में, असाइनमेंट्स को कंप्लीट करने में वह अपना पूर्ण भागीदार रहे। ठीक,
प्रतियोगिता एक अच्छा प्रेरक है, बिल्कुल बात सही है। जो आपकी कंपटीशन होते हैं यह एक अच्छा प्रेरक होता है मोटिवेशन के लिए। कक्षा का वातावरण भी, क्योंकि छात्र को पता चलता है कि उसका स्तर कहाँ पे है, तो यह जो आपकी प्रतियोगिताएं होती हैं इसमें जीत हार वाला सिस्टम होता है, तो बच्चा जीत जाता है तो वह मोटिवेट होता है, और अगर बच्चा हार भी जाता है तो उस पुरस्कार को पाने के लिए और ज़्यादा मेहनत करता है, यह भी एक अच्छा प्रेरक हो जाता है। कक्षा का वातावरण भी एक महत्वपूर्ण अभिप्रेरक है। कक्षा में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने की रणनीति बनाना, छात्रों को सवाल पूछने हेतु क्या करना, प्रेरित करना, यह आपके क्या हो जाते हैं, मोटिवेशन के कुछ यहाँ पे सिद्धांत हो जाते हैं। अभिप्रेरणा के महत्व की मैं बात करूँ, मोटिवेशन का जो महत्व क्या होता है, तो कार्य हेतु प्रेरित करना, यानी कि जो अभिप्रेरणा होती है हमें किसी भी काम को करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। साधनों का अधिकतम उपयोग करना, हम किसी भी साधन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं। लक्ष्यों की प्राप्ति समय पर करना, यानी कि हम किसी भी लक्ष्य को, यानी टारगेट बना रहे हैं, हमें यह अचीव करना है, तो हम उस टारगेट को समय से पूर्ण कर लेंगे, यानी कि समय पर उस काम को कर लेंगे, लक्ष्य की प्राप्ति समय पर कर लेते हैं। उत्पादकता में क्या करना, वृद्धि करना, हम किसी भी काम को कर रहे हैं उसमें हमारी क्या होगी, वृद्धि होगी, अगर हम उसी काम में लगातार जारी रखते हैं उस काम को करने में, तो हमें क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है। आपने अभिप्रेरणा को समझ लिया। अभिप्रेरणा क्या होती है, किसी भी काम को जारी रखना, उसे नियंत्रित रखना, उसी काम को उसी तरीके से करते रहना, वही आपकी क्या होती है, अभिप्रेरणा होती है। अभिप्रेरणा आपकी दो प्रकार की होती है, बाह्य अभिप्रेरणा और आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा किसी भी काम को करने के लिए हमें प्रेरित करती है और साधनों का अधिकतम उपयोग करना सिखाती है, लक्ष्य की प्राप्ति हमें समय पर करना सिखाती है, हमें जो हमारा जो लक्ष्य है उसमें ग्रोथ भी उत्पन्न करती है। तो यह चीज़ें आपकी मोटिवेशन कहलाती है। ठीक, तो मिलती है फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको आपकी हर एक कमेंट का आंसर जरूर करेंगे।